अच्छा, नेक्स्ट जो मैंने आपको दो पेजेस शेयर किए हैं, ठीक है। बुक में पेज नंबर है 24, मेथड्स ऑफ ट्रीटमेंट इन एलर्जी, और 25, ठीक है, ये भी लॉन्ग है, कि आ सकता है कि कौन से मेथड्स हैं जिनको यूज़ करके एलर्जी को ट्रीट किया जा सकता है, एलर्जी को रिकवर किया जा सकता है। तो आपको जो नोट्स में से समझ आए नोट्स में से कर लेना है, जो आपको जो मैंने नोट्स शेयर किए हैं इसमें से आए इसमें से कर लेना है। मतलब आपका जो है वो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो देयर आर दी 3 जनरल वेज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जी। एलर्जी को ट्रीटमेंट करने के 3 जनरल वे हैं, तरीके हैं, जिसको हम फॉलो करके एलर्जी को ट्रीट कर सकते हैं। फर्स्ट जो है अवॉइडेंस थेरेपी है, और उसके बाद फार्मेको थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी। 3 तरह की जो है वो थेरेपी हैं जिनको हम फॉलो करके एलर्जी को ट्रीट कर सकते हैं। फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं अवॉइडेंस थेरेपी। Wear a pollen mask when moving in grass or stay indoors in the morning or in the windy days। ठीक है, मतलब ये क्या है कि जब भी हम घर से बाहर जाएं तो अपने मास्क वगैरह जो है पोलन मास्क वो पहने। जब भी हम ग्रासीज एरिया में चल रहे हैं, या फिर हम घर से बाहर खड़े हुए हैं, या फिर मॉर्निंग में हम घर से बाहर जा रहे हैं, या फिर जो अगर मौसम वगैरह ख़राब है, जैसे कि पोलन्स का सीज़न चल रहा है या फिर डस्ट का सीज़न चल रहा है, जिस तरह एग्रीकल्चर वे से हम देखें तो डिफरेंट, मतलब माहौल जब इन्वायरमेंट चेंज होते हैं डिफरेंट, तो उसके दौरान में क्या करना, मास्क वगैरह पहनने हैं। तो ये भी एक अगर हम इसको फॉलो करेंगे तो हम एलर्जी वगैरह से बच सकते हैं, क्योंकि नाम से ही जाहिर है अवॉइडेंस एलर्जी, हम अवॉइडेंस थेरेपी की बात कर रहे हैं, तो इसमें एक पॉइंट ये है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इफ़ यू हैव फूड एलर्जी देन रीड एंड अंडरस्टैंड फूड लेबल्स। ठीक है, मतलब ये है कि डिफरेंट पीपल्स को डिफरेंट चीज़ों से खाने से एलर्जी हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी को चावल खाने से एलर्जी हो जाती है, तो मतलब इसी तरह किसी को कोल्ड ड्रिंक पीने से, किसी को चाय पीने से एलर्जी हो जाती है। डिफरेंट चीज़ें इंसान को पता ही होता है कि अगर मैं ये चीज़ खाता हूँ तो मुझे ये खाने के बाद मैं मतलब नॉर्मल कंडीशन में नहीं रहता, या फिर मेरी सिचुएशन जो है वो ख़राब हो जाती है, या एलर्जी वगैरह हो जाती है, या फीवर हो जाता है डिफरेंट। तो मतलब उस फूड से क्या किया जाए, वो फूड के जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनको रीड आउट किया जाए और समझा जाए कि उस फूड में कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि मेरे लिए नुकसानदायक है। उस फूड को कोशिश की जाए कम से कम यूज़ किया जाए। और तीसरी चीज़, यूज़ एयर कंडीशंस इन दी हाउस। ठीक है, तो अपने घरों में जो है वो एयर कंडीशंस वगैरह जो है वो यूज़ किए जाएँ, जो कि हवा को साफ़ वगैरह करते हैं। चेंज ए वोलन ब्लैंकेट्स एंड ए पिलोज टू कॉटन। ठीक है, मतलब ये है कि अपने घर में जो आप मुख्तलिफ़ चीज़ें यूज़ करते हैं सोने के लिए, पहनने के लिए, लेटने के लिए, तो उनको आप देखें और उनको जो है वो वाश भी करें। और मतलब इसको आप अपनी वर्डिंग में सारा लिख सकते हैं। वाश ब्लैंकेट्स एंड बेड शीट्स इन दी हॉट वाटर, गर्म पानी से साफ़ करें, ताकि अगर कोई जम्स वगैरह, कोई बैक्टीरिया, कोई फर्स वगैरह या वायरसेस वगैरह अगर हैं तो वो किल हो जाएं। रिमूव दी कारपेट्स, कारपेट्स को जो है वो रिमूव रेगुलरली करें। डू नॉट अलाउ दी पेट्स इन दी हाउस, जानवर्स वगैरह जो हैं वो अपने जो घरों में अलाउ ना करें। उनको अपने जिधर आप रह रहे हैं उस कमरे के अंदर ना लेके आएँ, ताकि उनके फ़र्ज वगैरह या फिर उनसे निकलने वाले डिफरेंट जो लिविंग्स ऑर्गेनिज़म्स होते हैं बहुत छोटे, जो कि हाँ आँख से नज़र नहीं आते, तो वो हमें जो है वो एलर्जी के काज ना कर सकें। कीप विंडोज़ एंड डोर क्लोज ड्यूरिंग दी पॉलिनेशन सीज़न। वही अगेन बात, डिफरेंट सीजन्स होते हैं, इस तरह पॉलिनेशंस का भी सीज़न होता है। जब पोलन्स वगैरह जो है वो एयर के अंदर जो है मूव आउट करते हैं, तो उस दौरान जो है हमारी विंडोज़ और डोर्स वगैरह क्लोज़ होनी चाहिए, ताकि हमारे घरों के अंदर पोलन्स वगैरह ना आ सकें और हमें एलर्जी ना हो सके। तो ये डिफरेंट वेज थे जिनको हम फॉलो करेंगे और एलर्जी से बच सकते हैं, एलर्जी को ट्रीट कर सकते हैं। और इसका नाम था हेडिंग अवॉइडेंस थेरेपी। नेक्स्ट आता है फार्माकोथेरेपी। तो इस नेक्स्ट मेथड फार्माकोथेरेपी है। फार्मा का आपको पता ही है कि जिसके अंदर ड्रग वगैरह को डिस्कस करते हैं उसको फार्मा बोलते हैं। तो ये फार्माको ड्रग्स की थेरेपी है, इसको हम यूज़ करके जो है वो एलर्जी से ट्रीट कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है, व्हेन अवॉइडेंस फेल देन यूज़ दी फार्माकोथेरेपी। जब मतलब हम सारी चीज़ों से अवॉइड भी कर रहे हैं, उसके बाद भी हमें अगर एलर्जी हो रही हो, तो फिर हम दूसरा पॉइंट जो है फार्माकोथेरेपी ड्रग्स वगैरह की तरफ आएंगे। एंटी हिस्टामाइंस, फर्स्ट पॉइंट ये है। आपने पीछे पढ़ा था कि हिस्टामाइन क्या था, कि जो कि एलर्जी काज करता था। एंटी, एंटी का मतलब होता है नो, या फिर रोकना, प्रिवेंट।
इसे एंटी बोलते हैं। एंटी हिस्टामाइन का मतलब है कि हिस्टामाइन को रोक देना, हिस्टामाइन को रोकने वाली ड्रग्स वगैरह वो यूज़ करना, तो ये फार्माकोथेरेपी में आता है। ठीक है, तो इसके पॉइंट्स में क्या है, हिस्टामाइन इज़ एन इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर। वही बात है कि हिस्टामाइन जो है वो इन्फ्लेमेशन करता है, फिर एलर्जी काज करता है। दीज ड्रग ब्लॉक द एक्शन ऑफ द हिस्टामाइन। जो एंटी हिस्टामाइन है ये एक ऐसी ड्रग है जो कि एक्शन ऑफ हिस्टामाइन, जो हिस्टामाइन अपना एक्शन करती थी, मतलब रेडनेस, इचिंग और स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशंस वगैरह हिस्टामाइन करती थी। जो एंटी हिस्टामाइन होगी वो हिस्टामाइन के रिएक्शंस को क्या कर देगी, ब्लॉक कर देगी। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन एंटी हिस्टामाइन ड्रग इंक्लूड। तो एंटी हिस्टामाइन जो ड्रग है उसके अंदर कौन कौन सी ड्रग्स इंक्लूड हैं। सबसे पहले जो है डाईफिनाइहाइड्रामाइन है, क्लोरोफिनाइरामाइन है, और उसके बाद ये है फर्स्ट जनरेशन की। और सेकंड जनरेशन की जो एंटी हिस्टामाइन ड्रग हैं उसके अंदर कौन सी इंक्लूड है, एक सिट्रीजाइन है और एक कौन सी है, फेक्सोफेनाडाइन है, फेनाडाइन। ठीक है, ये दो ड्रग जो है सेकंड जनरेशन में आती है। और उसके बाद लोरेटोडाइन, ये तीन ड्रग्स के सेकंड जनरेशन में है और दो ड्रग जो है वो फर्स्ट जनरेशन में इंक्लूड है। ये ड्रग्स कौन से हैं, एंटी हिस्टामाइन है जो कि हिस्टामाइन के रिएक्शन को जो है वो ख़त्म कर देती हैं। ठीक है, उसके बाद आता है लिकोट्राइन इनहिबिटर। फर्स्ट हमने पढ़ी थी एंटी हिस्टामाइन और दूसरी हम पढ़ रहे हैं लिकोट्राइन इनहिबिटर्स होती है। अब ये क्या काम करती है, लिकोट्राइन इज़ एन इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स। ये भी इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स होते हैं जो कि दिस ड्रग ब्लॉक द एक्शन ऑफ द लिकोट्राइन। ये ड्रग जो है ये ब्लॉक कर देती है एक्शन ऑफ द लिकोट्राइन को। अब लिकोट्राइन क्या है, जिस तरह हिस्टामाइन एक ऐसा केमिकल था जो कि एलर्जी वगैरह काज करता था, इस तरह लिकोट्राइन जो है ये भी एक ऐसा केमिकल है जो कि एलर्जी काज करता था। अब ये जो लिकोट्राइन इनहिबिटर्स है, इनहिबिट कहते हैं रोक देना, तो ये लिकोट्राइन इनहिबिटर्स एक ऐसी ड्रग है जो कि लिकोट्राइन के एक्शंस को रोक देती है, जिसकी वजह से एलर्जी नहीं होती। अब जो लिकोट्राइन इनहिबिटर है उस ड्रग का नाम क्या है, नीचे लिखा हुआ है मोन्टेलो कास्ट। ठीक है, मोन्टेलो कास्ट ये इसका नाम है। तो ये दूसरा पॉइंट था जो कि एलर्जी को ट्रीटमेंट करने में यूज़फुल है। फर्स्ट ऑफ ऑल अवॉइडेंस थेरेपी और दूसरा फार्माकोथेरेपी। ये हमने दो पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं और तीसरा पॉइंट हम डिस्कस जो करने जा रहे हैं उसका नाम है इम्यूनोथेरेपी। जब अवॉइडेंस थेरेपी और मेडिकेशंस थेरेपी यानी फार्माकोथेरेपी फेल, वो काम ना करें, कि मतलब उस वक्त जो है वो अवॉइडेंस थेरेपी भी काम नहीं कर रही, उसके बाद डिफरेंट जो है वो ड्रग वगैरह यूज़ किए हैं, जिसमें वो ड्रग जो थी फार्माकोथेरेपी, जिसमें हमने बात की एंटी हिस्टामाइन की और लिकोट्राइन इनहिबिटर्स, ये भी काम नहीं कर रही। उसके बाद जो है डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि इम्यूनोथेरेपी को फॉलो किया जाए। ठीक है, इम्यूनोथेरेपी में क्या होता है, इसमें है ट्रीटमेंट बिगेन्स विद द इंजेक्शन ऑफ एलर्जन सोल्यूशन गिव 1 to 5 टाइम्स वीक। कि 1 से 5 दफ़ा जो है एक वीक के अंदर क्या है ट्रीटमेंट डॉक्टर जो है वो रिकमेंड करते हैं कि क्या किया जाए। जिस चीज़ से एलर्जी होती है, वही बात जब हमने स्किन टेस्ट पढ़े थे, डॉक्टर जो है वो सजेस्ट करते हैं कि वो एलर्जन के जो है इंजेक्शन लगाए जाएं 1 से 5 दफ़ा एक वीक के अंदर। ठीक है, अगेन एंड अगेन। वो ऐसा है कि जब डिफरेंट एलर्जन सोल्यूशन के इंजेक्शन जो है वो हर हफ्ते बार बार थोड़ा थोड़ा करके लगाए जा रहे हैं, तो फिर वो बॉडी उसके जो है वो अकॉर्डिंग आदी हो जाती है और उसके बाद वो डिफरेंट एलर्जी वगैरह, एलर्जन वगैरह या एंटीजन्स वगैरह हमारी बॉडी पे वो रिएक्शन नहीं कर पाते। देन ग्रेजुअली इंक्रीज दी स्ट्रेंथ, कि वो जब अगेन एंड अगेन लगेंगे तो उसकी स्ट्रेंथ हमारी बॉडी में मतलब ज़्यादा हो जाएगी और बॉडी जो है उसकी आदी हो जाएगी। इट टेक्स अबाउट 3 to 4 years टू बी कम्प्लीटली फ्री फ्रॉम एलर्जी। तो मतलब 3 से 4 साल लगेंगे कि कम्प्लीटली फ्री फ्रॉम एलर्जी, फिर हमें उस चीज़ से एलर्जी नहीं होगी। फॉर एग्जांपल अगर किसी को कोई भी पोलन से एलर्जी होती थी तो वो डिफरेंट उसने मेडिसिन भी यूज़ की हैं बहुत सारी, और उसने फर्स्ट ऑफ ऑल अवॉइडेंस किया, फिर उसने डिफरेंट मेडिसिन यूज़ की, उसको आराम नहीं आया, फिर एट द एंड उसका हल यही होता है कि क्योंकि मेडिसिन के डिसएडवांटेजेस भी होते हैं ना, तो अब इतनी लॉन्ग पीरियड तक तो मेडिसिन यूज़ नहीं की जाएंगी, तो एट द एंड फिर यही होता है इम्यूनोथेरेपी की जाएगी। कि इम्यूनोथेरेपी का होता है हमारा इम्यून सिस्टम उसका आदी हो जाता है, हमारी बॉडी उसकी आदी हो जाती है कि वो जो एलर्जन होता है वो उसकी बहुत कम डोज उसको मतलब कि डेड कर दिया जाता है। डेड इस तरह ये यहाँ पे क्वेश्चन भी बनता है कि अगर लार्ज मतलब कि देखें 3 से 4 साल तक जो है वो अगर हर हफ्ते 1 से 5 टाइम तक
अगेन एंड अगेन उसे दिया जाए एलर्जन तो उसको तो बॉडी काज कर सकती है। उसका ये है कि वो जो एलर्जन उसको बॉडी में दिए जाते हैं ना, उसको डेड किया जाता है। डेड करना ये रहता है कि उसमें वो पार्ट जो कि रिएक्शन काज करता है उसको रिमूव करके फिर उसको मतलब क्लीन करके बॉडी में लगाया जाता है। लेकिन वो बॉडी में जाकर जब वर्क करता है तो वो बॉडी को डैमेज नहीं कर पाता, लेकिन इम्यून सिस्टम जो है वो उसको समझ जाता है, उसको स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, और जब वाकया ही वो एलर्जन बॉडी में एंटर होता है तो हमारा इम्यून सिस्टम क्योंकि उसके साथ बहुत दफ़ा लड़ चुका होता है, उसका आदी हो चुका होता है, बॉडी को रिएक्शन नहीं होता। ठीक है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो ये 3 पॉइंट थे जो कि हमने डिस्कस किए कि मेथड्स ऑफ ट्रीटमेंट एलर्जी, एलर्जी को ट्रीटमेंट करने के। 2 लोग आज हमने इंपॉर्टेंट जो डिस्कस किए, एक जनरल मैकेनिज़्म ऑफ एलर्जी और एक मेथड्स टू ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जी। ठीक है, दोनों को आप अच्छे से याद करें और अच्छे से नोट्स बनाएं, और जो मैंने नोट्स शेयर किए वो बहुत ईजी वे में इनको भी याद करें और अच्छे से जो है वो नोट्स वगैरह बनाएं ताकि आप इजीली क्लियर कर सकें।